नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए राजधानी लाइव की शुरुआत करते हैं राजधानी की इस बड़ी खबर के साथ। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के सरकार के नेता सत्येंद्र जैन ने एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें उन्हें अपनी कोठरी में फल और कच्ची सब्जियां खाते हुए देखा गया है। आपको बता दें, जैन ने कुछ दिन पहले ही शहर की एक अदालत में याचिका दायर कर अनुरोध किया था कि तिहाड़ जेल के अधिकारियों को उनकी धार्मिक आस्था के अनुसार फल, सूखे मेवे और खजूर जैसे खाद्य पदार्थ मुहैया कराने का निर्देश दिया जाए। वहीं जैन बार बार अपनी वायरल हो रही वीडियो को लेकर परेशान हो गए हैं। सत्येंद्र जैन ने कोर्ट रूम में अपनी खींच उतारी और याचिका दायर की है कि उनकी जेल की सीसीटीवी फुटेज मीडिया में लीक न हो। जैन ने याचिका में कहा कि आखिर कौन जेल से बाहर वीडियो भेज रहा है, उसे रोका जाए। साथ ही जैन ने कहा कि कम से कम गाजर मूली खाने लायक तो रहने दीजिए। सत्येंद्र जैन के वकील ने कहा कि रोज कुछ न कुछ एजेंसी द्वारा लीक किया जा रहा है, पूरा वीडियो क्यों नहीं जारी कर देते। वीडियो के साथ कुछ हिस्सों में छेड़छाड़ी की जा रही है और जैन के वकील ने कहा कि आज भी वीडियो जारी किया गया, वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई। जेल डीजीपी बताए कि वीडियो को कौन रिलीज कर रहा है और क्या मीडिया ट्रायल चल रहा है। जैन के वकील ने कहा कि हमने खाने को लेकर याचिका कोर्ट में दाखिल किया तो खाने की वीडियो जारी कर दी। ये वीडियो 13 सितंबर का है। हाल में सामने आए वीडियो 13 सितंबर और 1 अक्टूबर के हैं। जैन का जो नया वीडियो वायरल हो रहा है उसमें वो मजे से खाना खाते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से बात सत्येंद्र जैन की कर ली जाए तो सत्येंद्र जैन का एक के बाद एक वीडियो सामने आ रहा है और अब पिछली बार उनका हेड मसाज कराते हुए वीडियो सामने आया था और अब खाना खाते हुए वो जेल में नजर आ रहे हैं। देखिए, यहाँ पर एक चीज और समझनी होगी, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की कहीं ना कहीं मुश्किलें जरूर बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बार बार सत्येंद्र जैन का जो वीडियो है वो वायरल किया जा रहा है और उसको लेकर कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से सत्येंद्र जैन के नए वीडियो की, जिसके अंदर वो खाना खाते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ तक कि सलाद की बात करें या फिर कहें जो गाजर मूली खा रहे हैं, ड्राई फ्रूट खा रहे हैं, उसको लेकर अब कहीं ना कहीं सत्येंद्र जैन की तरफ से याचिका लगाई गई है कि पूरा वीडियो वायरल क्यों नहीं कर दिया जाता। यानी कि सिर्फ छोटे मोटे जो वीडियो है उनको छेड़छाड़ कर कर उस तरीके से वायरल किया जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर कहते हैं सत्येंद्र जैन के वकील की तरफ से खड़ा किया गया कि वीडियो को वायरल कौन कर रहा है, क्योंकि इसके लिए कहीं ना कहीं ईडी और कह सकते हैं जेल अधिकारी जो है वो कहीं ना कहीं सुरक्षित है और उनके लिए कहा गया था कि उनके जो वीडियो है वो वायरल नहीं होने चाहिए। और अब वीडियो जिस तरीके से वायरल हो रहे हैं उससे तो सत्येंद्र जैन की मुश्किलें जरूर बढ़ती हुई नजर आ रही है, मगर कहीं ना कहीं जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रहा है उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं वीडियो को छेड़छाड़ भी किया जाता है। और दूसरा, जिन अधिकारियों के अंडर ये सीसीटीवी फुटेज होने चाहिए थे वो बाहर कैसे जा रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल जो है वो सत्येंद्र जैन के वकील की तरफ से कोर्ट के अंदर पूछा गया। भाई, यहाँ पर जिस तरीके से लगातार पहले जो वीडियो था वो कहीं ना कहीं 13 सितंबर का बताया गया, जिसके अंदर वो मजाज कराते हुए दिन नजर आ रहे थे। दूसरा जो वीडियो है 1 अक्टूबर का बताया जा रहा है, जिसके अंदर वो गाजर मूली और ये क्या है ड्राई फ्रूट वगैरह खा रहे हैं। और यही चीज जो है वो उन्होंने पहले भी कोर्ट के अंदर अपील की थी कि उनको जो कहते हैं धार्मिक आस्था के हिसाब से और या फिर कहे शारीरिक क्षेत्र के हिसाब से उनको इस तरीके की चीजें जो है वो खाने की अनुमति मिले, मगर ये अनुमति उनको पहले मिल चुकी थी और उसके द्वारा ही वो चीजों को इस्तेमाल कर रहे थे। मगर यहाँ पर जिस तरीके से गाजर मूली का इस्तेमाल किया जा रहा था और यहाँ तक कि ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल किया जा रहा था, भाजपा जो है इन्हीं वीडियो को लेकर लगातार कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही है और दिल्ली की जनता तक यही मैसेज दिखाने की कोशिश की जा रही है कि दिल्ली के जेल के अंदर, जो सबसे बड़ी जेल मानी जाती है, उसके अंदर कहीं ना कहीं जो कैसे सत्येंद्र जैन है जो जेल के कैसे मंत्री भी रहे हैं, उनको लेकर भी कहीं ना कहीं आरोप लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली सरकार जो है वो सिर्फ झूठ बोलने का काम कर रही है और सत्येंद्र जैन जो है जेल के अंदर ऐशो आराम प्राप्त करते हुए नजर आ रहे हैं। जी राजीव, अपनी वीडियो से परेशान होकर सत्येंद्र जैन ने जो है याचिका दायर की है और इस याचिका में सुनवाई को लेकर अभी तक आपके पास क्या जानकारी आई है, एक बार से लेकर भी पूरी अपडेट।
देखिए यहाँ पर बात करें सत्येंद्र जैन के द्वारा जो याचिका लगाई गई है उसके अंदर सुनवाई कब होगी है ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, मगर ये जरूर कहा गया है कोर्ट के अंदर कि लगातार जो वीडियो वायरल हो रहे हैं वो पूरा वीडियो नहीं है, यानी सीधे सीधे कहें तो एक तरफ सिक्के का एक रूप बताया जा रहा है, दूसरा रूप नहीं बताया जा रहा है। और इसी को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि पूरा वीडियो वायरल किया जाए ताकि सच्चाई जो है वो सामने आ सके, मगर यहाँ पर वीडियो के साथ साथ छेड़खानी करने की भी बात की जा रही है और लगातार ये भी कहा जा रहा है कि आधा वीडियो वायरल किया जा रहा है ना कि पूरा। और दूसरा यहाँ पर जो जेल अधिकारियों के द्वारा ये वीडियो जो है उनकी कस्टडी के अंदर होने चाहिए थे, बाहर कौन लीक कर रहा है ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। और इसी को लेकर कोर्ट के अंदर भी कहीं ना कहीं याचिका लगाई गई है कि वीडियो जो है वायरल कौन कर रहा है उसके लिए भी जांच होनी चाहिए। अगर जांच होती है तो कहीं ना कहीं जेल अधिकारी जो है बात करें या फिर जिनकी कस्टडी के अंदर या सीसीटीवी फुटेज होना चाहिए वो कहीं ना कहीं इसके अंदर गिरते हुए नजर आएंगे। मगर यहाँ पर जिस तरीके से राजनीतिक पहलू की बात करें तो राजनीतिक पहलू के अंदर कहीं ना कहीं इन वीडियो का इस्तेमाल किया जा रहा है और लगातार भाजपा जो है इन्हीं वीडियो के माध्यम से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को घेरने की भरपूर कोशिश करती हुई नजर आ रही है। जी राजीव, जिस तरीके से लगातार वीडियो सामने आ रहे हैं, सबसे पहले हेड मसाज का वीडियो सामने आया, उसके बाद सत्येंद्र जैन के खाना खाने का वीडियो जिसमें कि वो अच्छा खाना खाते हुए जेल में नजर आ रहे हैं और इस तरीके के तमाम वीडियो सामने आ रहे हैं, तो कितनी बड़ी मुश्किल ये आम आदमी पार्टी के लिए एमसीडी चुनाव में खड़ा कर सकता है? देखिए यहाँ पर बात करें आम आदमी पार्टी की मुश्किलों की तो निगम चुनाव के अंदर बेशक उनकी मुश्किलें बनती हुई नजर आ रही है। दूसरा यहाँ पर जिस तरीके से लगातार वीडियो वायरल हो रहे हैं, पहले हेड मसाज की बात करें उस वीडियो की वायरल बात करें तो वो 13 सितंबर का बताया गया। दूसरा जो खाने का वीडियो बताया गया है वो जो कल लीक हुआ है, यानी कि सीधे सीधे कहीं ना कहीं मीडिया के अंदर आया है, उसको लेकर भी कहा गया है कि वो 1 अक्टूबर का है, मगर पूरा वीडियो नहीं बताया गया, यानी कि ये पूरा वीडियो नहीं है, सिर्फ आधी सच्चाई है। और यहाँ पर जिस तरीके से भाजपा जो है इन्हीं वीडियो के माध्यम से आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही है और आम आदमी पार्टी लगातार इसका बचाव भी करती नजर आ रही है। मगर यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से वीडियो वायरल किए जा रहे हैं उससे आम आदमी पार्टी की मुश्किलें जरूर बनती नजर आ रही है। मगर यहाँ पर बात करें आम आदमी पार्टी की तो लगातार वो भी कहते नजर आ रहे हैं कि ये वीडियो जो है वो पुराने हैं और कोर्ट के आधार पर ही इनको ये खाने की चीजें की दी गई है। यहाँ तक कि और ये भी कहा गया है कि जो मसाज है यानी कि जो थेरेपी जो जिसका बताया जा रहा था वो थेरेपी जो है कोर्ट के आधार पर और डॉक्टरी मेडिकल के आधार पर ही उनको मिल रही है। तो यानी कि सीधे सीधे कहे तो कोर्ट भी कहीं ना कहीं इसके लिए सवाल जवाब कर सकता है कि ये वीडियो जो है वो वायरल क्यों हो रहे हैं और किसके द्वारा हो रहे हैं। दूसरा ये जो थेरेपी का नाम लिया जा रहा है वो थेरेपी जो है वो पहले मेडिकल के आधार पर दी जा रही है, तो मेडिकल रिपोर्ट जो है वो कहां पर है ये कोर्ट को सुनिश्चित करना होगा। उस रिपोर्ट के अंदर क्या वाकई में थेरेपी के लिए कहा गया है, इस तरीके के जवाब जरूर मिलने चाहिए। मगर अभी तक जो सिर्फ राजनीतिक पहलू की बात करें तो राजनीतिक पहलू के अंदर कहीं ना कहीं इनका जरूर इस्तेमाल किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो अपना बचाव बिल्कुल करती हुई नजर आ रही है, मगर कहीं ना कहीं चुनाव के अंदर बात करें निगम चुनाव की बात करें तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मुश्किलें जरूर बनी है और जनता कहीं ना कहीं इन्हीं वीडियो को लेकर सवाल जवाब भी करती हुई नजर आ रही है। जी अपने लगातार जिस तरीके से वीडियो सत्येंद्र जैन के वायरल हो रहे हैं तो उसके बाद उनका क्या कुछ कहना है? जिस तरीके से याचिका उनके द्वारा दायर की गई है, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद उनका जो खुद का बयान आया है उन्होंने क्या कुछ कहा है? देखिए यहाँ पर बात करें सत्येंद्र जैन की बात करें तो सत्येंद्र जैन की तरफ से बिल्कुल कहा गया कि उन्होंने पहले कोर्ट के अंदर इस चीज के लिए परमिशन मांगी थी और वो परमिशन उनको मिल भी चुकी है। इसीलिए उनके स्वास्थ्य को देखते हुए गाजर मूली की बात करें, सलाद की बात करें या फिर ड्राई फ्रूट की बात करें वो उनको दी जा रही है, क्योंकि उनका ये बताया जा रहा था सत्येंद्र जैन की तरफ से भी और उनके वकील की तरफ से भी कि उनका जो स्वास्थ्य था वो बिगड़ चुका था और 28 किलो वजन जो है वो उनका कम हो चुका है, इसीलिए इनको यही चीज खाने के लिए परमिशन दी गई है। मगर बात करें सूत्रों की तो जो लगातार सूत्रों के हिसाब से जानकारी मिल रही है वो उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है 28 किलो वजन जो है वो बढ़ चुका है इन ड्राई फ्रूट या फिर कहें इन सलादों की वजह से। मगर यहाँ पर सत्येंद्र जैन की तरफ से जो उनके वकील की तरफ से कहा गया कि उनका वजन घटा है इसलिए इनको ये खाने की चीजें की अनुमति मिली है। मगर यहाँ पर बात करें सबसे बड़ी कि अगर कोर्ट के आधार पर ही ये कहा गया था कि सीसीटीवी फुटेज जो है वो जेल के अंदर रहने चाहिए और जेल के बाहर नहीं लीक होने चाहिए, तो ये लीक कैसे हो रहे हैं ये जेल को यानी कि जेल अधिकारियों को जवाब देना होगा। दूसरा कोर्ट को ये सवाल पूछने होंगे कि ये वीडियो जो है वो वायरल कौन कर रहा है, उनकी जांच होनी चाहिए, किस अधिकारी के अंदर इस वीडियो को रखा जाता है, वो वहां से कैसे लीक हो रही है। दूसरा यहाँ पर भाजपा के हाथ में कैसे जा रही है और उनका इस्तेमाल राजनीतिक क्षेत्र में क्यों किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सवाल जवाब की प्रक्रिया जरूर है, मगर यहाँ पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो भी अपना बचाव करने की कोशिश की जा रही है और लगातार ये भी कहा जा रहा है कि ये वीडियो जो है जो पहले हेड मसाज का था वो 13 अक्टूबर
अक्टूबर का 13 सितंबर का था, और जो खाने का वीडियो बताया जा रहा है वो 1 अक्टूबर का, यानी कि पुराने वीडियो है और पुराने वीडियो के आधार पर कुछ भी सच्चाई साबित नहीं होती है। जी राजीव, वहीं बात कर ली जाए, जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रहे हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब पुलिस प्रशासन पर भी कई सवाल जो है खड़े हो गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से हेड मसाज का वीडियो सामने आया है, तो किस तरीके से जो हेड मसाज करने के लिए जेल के अंदर आता है, ये तमाम चीज़ें होती हैं, हेड मसाज की जाती है, उसके बाद ये वीडियो वायरल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की व्यवस्था पर भी ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर देता है। देखिए, यहाँ पर बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर जिस तरीके से जेल प्रशासन की बात करें तो जेल प्रशासन की जो सिक्योरिटी है उनके ऊपर जरूर सवाल खड़ा होता है। दो सवाल खड़े होते हैं। पहला, सीसीटीवी फुटेज जो है वो जेल के अंदर रहने चाहिए, वो बाहर कैसे जा रहे हैं। दूसरा, जो खाने पीने की चीजें जिसकी किसी भी कैदी को दी जाती है वो सुरक्षा के दायरे के अंदर दी जाती है। जब सुरक्षा के अंदर दायरे के अंदर शराब की बात करें या ड्राई फ्रूट की बात करें या फिर फ्रूट की बात करें, अगर वो उनको दी जा रही है तो कहीं ना कहीं मेडिकल कैसे जो जेल अधिकारी हैं या उनकी जानकारी के अंदर दी जा रही है। और दूसरा, यहाँ पर जिस तरीके से दी जा रही है तो कहीं ना कहीं मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर ही इनको चीज दी जा रही होगी। मगर यहाँ पर बात करें सत्येंद्र जैन की, तो सत्येंद्र जैन के वकील की तरफ से बिल्कुल कहा गया क्योंकि उनका स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है, जिसकी वजह से उनका वजन जो है वो 28 किलो कम हो चुका है। इसके लिए उनको यही चीज देनी है और लगातार मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर ही ये चीज दी जा रही है। और जेल के अंदर कोर्ट के अंदर भी इसकी रिपोर्ट दी जा चुकी है। तो सीधा सीधा कहीं ना कहीं आरोप जरूर देखने को मिल रहा है। मगर जेल कोर्ट अधिकारियों की तरफ से बात करें, जज की बात करें, तो उनकी तरफ से भी कहीं ना कहीं सवाल जरूर आ सकते हैं जब इसकी सुनवाई होगी कि ये वीडियो वायरल क्यों हुए और किसके कस्टडी के अंदर थे। सबसे बड़ा सवाल है कि किस अधिकारी के कस्टडी के अंदर थे ये वीडियो और वो वायरल कैसे हुए, उसका जवाब जो है उस अधिकारी को देना होगा। मगर यहाँ पर जिस तरीके से लगातार वीडियो वायरल हो रहे हैं उसको लेकर भाजपा जो है आम आदमी पार्टी के ऊपर हमलावर है, उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं राजनीतिक क्षेत्र के अंदर कहीं ना कहीं वीडियो का इस्तेमाल किया जा रहा है। जी राजीव, जिस तरीके से बीजेपी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाती है और उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती है, वैसे ही आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगाती हुई नजर आ रही है, तो इन्हें क्या लग रहा है कि इस तरीके से आरोप लगाने से ये अपना वोट बैंक और बढ़ा सकते हैं? मतलब क्या ये सोच रहे हैं कि अगर हम इस तरीके से आरोप लगाएंगे, एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाएंगे या वीडियो जारी कर देंगे, तो इससे हमारा जो वोट बैंक है वो बढ़ जाएगा? देखिए, भाजपा को शायद यही चीज लगती है कि अगर इस तरीके की वीडियो जो वायरल करके आम आदमी पार्टी की छवि को कमजोर किया जा सकता है, और वही यही चीज जो है सोचकर वो जनता के बीच में जा रहे हैं, बार बार वीडियो वायरल किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी जो है वो भ्रष्टाचार की पार्टी है। लगातार इस तरीके के दावे किए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर सरकार बनाने के बावजूद भी जनता के लिए कोई कार्य नहीं किए, भ्रष्टाचार किया गया है और भ्रष्टाचार के तहत ही सत्येंद्र जैन जो है गिरफ्तार है और जेल के अंदर कर इस तरीके की सुविधाएं मिल रही है, तो उससे सवाल जरूर खड़ा होता है। मगर यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से भी बिल्कुल बचाव किया गया है। यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि ये वीडियो पुराने वीडियो बताए गए हैं। दूसरा, यहाँ पर वीडियो वायरल नहीं होने चाहिए थे, कोर्ट की तरफ से आदेश है, तो उस कोर्ट का आदेशों का अवहेलना क्यों की जा रही है, इस तरीके का जवाब जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से दी जा रहे हैं। मगर यहाँ पर साफ जाहिर है कहीं ना कहीं भाजपा की जो वोट बैंक की जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं कमजोर होती नजर आ रही है। और इसी को लेकर शायद वो इस तरीके के वीडियो वायरल करके शायद ये बताना चाहते हैं कि जनता जो है वो भाजपा की तरफ है और भाजपा जो है वो कहीं ना कहीं वोट बैंक जो है उसका कमजोर नहीं है, और शायद इसी को लेकर वो वीडियो वायरल किए जा रहे हैं। मगर यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों की छवि जरूर बिगड़ी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो भाजपा के ऊपर आरोप लगाती है कि 15 साल तक निगम के अंदर रही है और 15 साल तक भ्रष्टाचार किया गया है, कूड़े के ढेर खत्म नहीं किया गया, निगम से सफाई कर्मचारियों की सैलरी को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो भाजपा भी कटघरे के अंदर खड़ी होती नजर आ रही है। दूसरा, यहाँ पर बात करें वीडियो वायरल को लेकर भी आम आदमी पार्टी को गिरा जा रहा है, तो आम आदमी पार्टी की जरूर मुश्किलें खड़ी होती नजर आ रही है। मगर दोनों तरफों से आरोप प्रत्यारोप जरूर देखने को मिल रहे हैं, और इसका फायदा किसको मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। मगर जनता किसको वो ध्यान रखकर या फिर क्या है किसके कामों को ध्यान रखकर वोटिंग करेगी ये जरूर देखना होगा। जी राजीव, जब हेड मसाज का वीडियो आया था तो अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि उन्हें हेड मसाज नहीं बल्कि उनकी थेरेपी की जा रही थी, और बीजेपी की आदत है कि वो एक नई नौटंकी रोज खड़ा करती है, ऐसा केजरीवाल के द्वारा कहा गया था। लेकिन अब जब ये दूसरा वीडियो सामने आया है जिसमें वो ड्राई फ्रूट्स खाते हुए नजर आ रहे हैं, फल फ्रूट खाते हुए नजर आ रहे हैं और अच्छा खाना खाते हुए जहां पर वो नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में क्या प्रतिक्रिया अब उनकी सामने आई है?
देखिए यहाँ पर बात करें जिस तरीके से पहले वीडियो की बात करें तो पहले वीडियो के अंदर हेड मसाज किया जा रहा था। उसके लिए भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया है कि उनको थेरेपी दी जा रही है, थेरेपी के नाम दिया जा रहा है, मसाज को सीधे सीधे थेरेपी से जोड़ दिया गया था। दूसरा यहाँ पर जिस तरीके से अच्छा खाना जो जेल के अंदर मिल रहा है, क्या इसी तरीके की प्रक्रिया जो है वो बाकी कैदियों के लिए भी अपनाई जाती है? अगर किसी की तबियत खराब होती है, किसी का वजन कम होता है, क्या उनके लिए भी इसी तरीके की प्रक्रिया अपनाई जाती है? ये भाजपा की तरफ से जो सवाल है वो जरूर खड़े किए जा रहे हैं। मगर आम आदमी पार्टी की बात करें या फिर कहे अरविंद केजरीवाल की बात करें तो पहले वीडियो के लिए जरूर उन्होंने कहा कि भाजपा जो है वो बयानबाजी कर रही है और जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, और थेरेपी के नाम पर जो उनको जो स्वास्थ्य करने के लिए दिए जा रहे थे डॉक्टरी सलाह के आधार पर जो मसाज दी जा रही है वो थेरेपी है, मसाज नहीं है, इस तरीके के बयान जरूर दिए गए थे। मगर दूसरे वीडियो पर अभी तक कोई भी ऐसी बड़ी प्रतिक्रिया नहीं आई है जिसके लिए कहा गया है कि उनको डॉक्टरी मेडिकल के हिसाब से ही उनको खाने के लिए सामान दिए जा रहे हैं, ड्राई फ्रूट दिए जा रहे हैं। अगर सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर ये जो दो खड़े होते हैं, दूसरा पहला तो ये कि वीडियो वायरल किस तरीके से हो रहे हैं और वीडियो वायरल की जो जानकारी है किस अधिकारी के पास है, यानी कि वीडियो वायरल जो है जो सीसीटीवी फुटेज है वो किस अधिकारी की कस्टडी के अंदर है, पहले वो चेक करना होगा। दूसरा जो अधिकारियों के द्वारा ये कहा गया है कि जो सीसीटीवी फुटेज है या फिर जिसके अंदर खाना खाने के लिए दिखाया जा रहा है कि सत्येंद्र जैन अच्छा खाना खा रहे हैं, तो यही प्रक्रिया क्या बाकी कैदियों के लिए भी अपनाई जाती है? ये जरूर सवाल खड़ा होता है। मगर यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने के साथ साथ कहीं ना कहीं जनता को भी गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, और जनता कहीं ना कहीं समझ चुकी है कि राजनीति क्षेत्र के अंदर किसी भी चीज का इस्तेमाल किया जा सकता है, और चाहे वो खाने के वीडियो हो, मसाज का वीडियो हो या फिर कहे कूड़े को ढेर को लेकर हो। मगर जनता किसको वोट करेगी ये तो 4 तारीख को ही स्पष्ट हो पाएगा। जी चलिए राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झांसी और प्रयागराज के दौरे पर हैं। 24 नवंबर यानी आज जहां आगमन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री आगमन को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लगातार तैयारियों पर नजर बनाए हुए हैं। तैयारियों को तेजी के साथ अंतिम रूप दिया जा रहा है। आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 24 नवंबर को करीब 11 बजे से 12:30 बजे तक झांसी के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वो लखनऊ से वायु मार्ग से चलकर झांसी पुलिस लाइन में बनाए गए हेलीपैड में उतरेंगे और वहां से सड़क मार्ग द्वारा श्री लक्ष्मी व्यायाम मंदिर पहुंचेंगे, जहां प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसी कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री लगभग 327 करोड़ से अधिक की धनराशि की 100 से अधिक विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की संयुक्त रूप से प्रमुख स्थानों पर ड्यूटी लगा दी गई है। श्री लक्ष्मी व्यायाम मंदिर में लगभग 8 से 10,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश एस ने बताया कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए लगभग 11 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। बाहर से लगभग 1 दर्जन क्षेत्राधिकारी और अपर पुलिस अधीक्षक भी झांसी आ रहे हैं। मुख्यमंत्री के गुजरने वाले रास्ते से यातायात को परिवर्तित कर दिया गया है और परिवर्तित मार्गों पर भी यातायात पुलिस की तैनाती कर दी गई है। पार्किंग स्थलों का भी निर्धारण जो है कर दिया गया है। पुलिस फोर्स को सुरक्षा के संबंध में बिंदुवार जानकारी भी दी गई है। 24 नवंबर को उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जनपद झांसी का भ्रमण किया जा रहा है, जिसमें प्रबुद्ध जनों को उनके द्वारा उनसे वार्ता की जाएगी, उनका संबोधन दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ जनपद में 325 करोड़ से ज़्यादा धनराशि की 100 से ज़्यादा योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा। उसके लिए जो आवश्यक तैयारियां हैं, चाहे सुरक्षा संबंधी हो, लॉजिस्टिक संबंधी हो, जो प्रबुद्ध जन आएंगे उनके बैठने और अन्य चीज़ें हैं, टॉयलेट साफ़ सफाई, पीने का पानी, सबकी लगभग व्यवस्था हो गई है, अब देख ही रहे हैं। और मैं लोगों से अपील करता हूं कि आप अच्छे से शांतिपूर्वक आएँ, माननीय मुख्यमंत्री जी का संबोधन सुनें और फिर शांति से घर जाएं। सर, बाहर से कितना पुलिस फोर्स आ रहा है, कोई सुरक्षा व्यवस्था के लिए? पुलिस फोर्स के बारे में देखिए, मैं इतना कहूँगा कि ये जो मेन जगह हैं उस पर मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी की ड्यूटी लग गई है।
उनकी ब्रीफिंग भी हो गई है आज, हालांकि फाइनल ब्रीफिंग 1 बजे है। तो मुख्य अधिकारियों की लग गई है, उसके अंदर जो कर्मचारियों की या पुलिस कांस्टेबल की लगेगी तो उसके बारे में डिटेल ब्रीफिंग आपको एसएसपी साहब करेंगे। सर क्या टाइम में रही और लगभग कितनी गतिविधियाँ हो जाएगी? टाइमिंग 11 से 12:30 है और गैदरिंग लगभग 8 से 10 हज़ार की गैदरिंग एक्सपेक्टेड है। दिनांक 24 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का भ्रमण कार्यक्रम है जनपद झांसी में। सुरक्षा दृष्टिकोण से हम लोग हेलीपैड से लेके कार्यक्रम स्थल तक मार्ग व्यवस्था, उसके बाद जो कार्यक्रम स्थल है उसके आसपास रूफटॉप ड्यूटी, फिर वैकल्पिक मार्ग, सेफ हाउस, सेफ हॉस्पिटल, सबको ड्यूटी लग चुकी है। बाहर से लगभग 12 सीओस आ गए हैं, एडिशनल एसपीस भी हैं और मोटा लगभग 1100 के लगभग फोर्स ड्यूटी पे लग रही है। एंट्रेंस पे हमारा एचएचएमडी और डीएफएमडी के साथ सुरक्षा दृष्टिकोण से चेक करके ही भेजा जाएगा। वीआईपी पार्किंग अलग है और जो लाभार्थी और लोग आ रहे हैं इस कार्यक्रम में, उन लोगों का बस का पार्किंग अलग अलग जगह आइडेंटिफाई किया गया है और मीडिया कर्मियों के माध्यम से शेयर भी किया गया है, जो पेपर में भी आ चुका है। और ट्रैफिक डाइवर्शन हमारा एक चैलेंज रहेगा और उसको लेके पूरा अलग से एक डिप्टी एसपी के साथ पूरा टीम लगाई गई है। सुबह डाइवर्शन पॉइंट्स में जब एक्टिवेट हो जाएंगे तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ दिक्कत होगी। सही सकुशल संपन्न करने के लिए हम लोग तत्पर तैयार हैं। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से बात कर ली जाए, आज सीएम योगी आदित्यनाथ झांसी और प्रयागराज के दौरे पर रहने वाले हैं। कितने बजे वो झांसी पहुंचेंगे और उसके बाद कितने बजे वो प्रयागराज पहुंचेंगे? क्या कुछ आज उनका कार्यक्रम रहने वाला है? एक बार पूरी अपडेट। देखिए, 2 जिलों के दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे। कल जिस तरह से गुजरात चुनावी जनसभाओं को और रोड शो किया था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और आज उत्तर प्रदेश में प्रयागराज और झांसी के दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे। लगभग 9:40 पे वो यहाँ लखनऊ से रवाना हो जाएंगे और 10:50 पे पुलिस लाइन झांसी पहुंचेंगे और उसके बाद लगभग 11 बजे से 12:30 बजे तक, यानी 1.5 घंटे तक विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने का सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे और शिलान्यास और साथ ही साथ प्रबुद्ध जन जो सम्मेलन है उसको भी संबोधित करने का काम सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। और लक्ष्मीबाई इंटर कॉलेज में कार्यक्रम रखा गया है, तो वहीं लगभग 12:30 बजे के आसपास वो पुलिस लाइन से रवाना हो जाएंगे और कहीं ना कहीं प्रयागराज पहुंचेंगे और प्रयागराज में लगभग 2 बजे से लेकर 3:30 बजे तक विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने का, वहां भी प्रबुद्ध सम्मेलन परेड ग्राउंड में रखी गई है, वहां भी जो प्रबुद्ध जनों का जो सम्मेलन है उसको कहीं ना कहीं संबोधित करने का काम सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। और उसके बाद 3:30 बजे से 3:45 तक, यानी 15 मिनट तक सीएम योगी आदित्यनाथ जो जनप्रतिनिधि है, वहाँ सांसद है, विधायक है, कार्यकर्ता है, उनसे कहीं ना कहीं मुलाकात करेंगे और तमाम चीजों के बारे में जानने की कोशिश, जो विकास कार्य चल रहे हैं उनके बारे में जानकारी ली जाएगी। साथ ही साथ और भी जो कानून व्यवस्था से लेकर जनप्रतिनिधियों की जो समस्या है उसको जानने का काम सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे और लगभग 3:30 बजे वो वहां से रवाना होंगे आईसीसीसी सभागार में प्रयागराज, वहां पर जब पहुंचेंगे और लगभग 4 से 6 बजे यानी 2 घंटे तक सीएम योगी आदित्यनाथ जो प्रयागराज महाकुंभ मेला है, माघ मेला, उसके संबंध में समीक्षा बैठक, कल उत्तर प्रदेश की डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य थे प्रयागराज में, उन्होंने कुंभ को लेकर समीक्षा बैठक की थी अधिकारियों के साथ। और कहीं ना कहीं उसके बाद बात की जाए तो 6:20 पर वो बमरौली एयरपोर्ट प्रयागराज से लगभग रवाना हो जाएंगे और 6:50 को लखनऊ पहुंचेंगे, यानी कि कह सकते हैं कि 7 बजे वो आसपास लखनऊ पहुंच जाएंगे। और तमाम चाहे वो कुंभ के मेले की बात हो, चाहे विकास कार्यों की बात की जाए और प्रबुद्ध जन सम्मेलन, ये कार्यक्रम रखे गए, इनको कहीं ना कहीं करने का काम सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। और वही बात की जाए तो लगभग 327 करोड़ की इससे अधिक धनराशि की 100 से अधिक परियोजनाएं हैं जिनको सीएम योगी आदित्यनाथ करने का, उनको लोकार्पण शिलान्यास करने का काम करेंगे। और साथ ही साथ जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चलते जो भी अधिकारी समीक्षा बैठक में शामिल होंगे, जो भी उनकी सुरक्षा व्यवस्था में, उनको पूरी तरह से पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। जितेंद्र, वहीं बात कर ली जाए पुलिस प्रशासन की, तो पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा को लेकर क्या क्या जानकारी दी गई है और वहीं रूट डाइवर्जन को लेकर क्या क्या व्यवस्था जो है की गई है?
देखिए क्योंकि मुखिया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जाहिर सी बात है जहां से भी गुजरेंगे तो सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए जाएंगे और फायर ब्रांड नेताओं में भी गिनती होती है, तो सुरक्षा की जिम्मेदारी झांसी पुलिस की होगी। तमाम वरिष्ठ अधिकारी लगाए जाएंगे और ये कहा जा सकता है कि अ, जितने समय भी झांसी में रहेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या प्रयागराज में रहेंगे, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। वहीं जितिन, बात कर ली जाए जिस तरीके से भी आपने कहा कि 100 परियोजनाओं जो परियोजनाएं रहेंगी उनका लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा, तो ये कौन कौन सी परियोजनाएं रहेंगी जिनका आज लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा? देखिए विकास से जुड़ी परियोजनाएं हैं, लगभग बात की जाए 327 करोड़ की 100 परियोजनाएं हैं, जिसमें कहीं ना कहीं झांसी की जनता को सीएम योगी आदित्यनाथ उनकी सरकार तोहफे के तौर पर देने जा रही है। और जाहिर सी बात है कि तमाम विकास कार्य उसमें है, चाहे पुलों की बात की जाए, चाहे और भी चीजों की विकास कार्य से चीजें हैं, उनको कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ उनको सौंपने का काम करेंगे। आज लोकार्पण शिलान्यास होगा और जाहिर सी बात है जनता को जो झांसी की जनता है, जो प्रयागराज की जनता है, उनको सौंपने का काम सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। 327 करोड़ की परियोजना है, 100 परियोजना जो कि झांसी में दी जाएगी और कहीं ना कहीं पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। और प्रयागराज की बात की जाए तो प्रयागराज में बड़ी बैठक होगी, समीक्षा बैठक, क्योंकि कुंभ है, कुंभ से पहले कहीं ना कहीं समीक्षा बैठक की जाएगी, चीजों को जानने किया जाएगा। जो माघ मेला प्रशासन है उनके साथ की जाएगी, प्रशासनिक अधिकारी उनके साथ की जाएगी, पुलिस अधिकारी सभी के साथ संयुक्त बैठक की जाएगी और ये कहा जा सकता है कि बड़ी बैठक है। और साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ जो जनप्रतिनिधि हैं, जो पार्टी के जनप्रतिनिधि है, चाहे विधायक हो, सांसद हो, कार्यकर्ता हो, उन सब से मुलाकात करेंगे और मुलाकात करके एक एक चीजों को जानने की कोशिश करेंगे। पार्टी की स्थिति क्या है मौजूदा समय में, 2024 का चुनाव क्योंकि नजदीक है, और साथ ही साथ किस तरह के यहाँ पर स्थिति बनी हुई है और किसी प्रकार की कोई समस्या उसको पूछने का भी काम करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। चलिए जितिन, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। छत्तीसगढ़ की राजस्व टीम में एक बार फिर बड़ा फेरबदल हुआ है। यहां एक साथ 64 पटवारियों का तबादला आदेश जारी किया गया है। ये सभी पटवारी एक ही जगह पर लंबे समय से पदस्थ थे। इस तबादले के संबंध में कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने आदेश जारी कर दिया है। आपको बता दें कि कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे ने की ओर से जारी हुए इस आदेश के मुताबिक इस ट्रांसफर सूची में रायपुर जिले के विभिन्न हल्का नंबरों पर पदस्थ कुल 64 पटवारियों के नाम शामिल हैं। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के राजस्व टीम में एक बार फिर बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। यहां एक साथ 64 पटवारियों का तबादला आदेश जारी किया गया है। ये सभी पटवारी एक ही जगह में लंबे समय से पदस्थ थे और इस तबादले के संबंध में कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने आदेश जारी कर दिया है। कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे की ओर से जारी इस आदेश के मुताबिक इस ट्रांसफर सूची में रायपुर जिले के विभिन्न हल्का नंबरों पर पदस्थ कुल 64 पटवारियों के नाम शामिल किए गए हैं। तो एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल जो है छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से देखा गया है। राजस्व महकमे में ये बड़ा फेरबदल जो है देखा गया है, जहां पर 64 पटवारियों का तबादला आदेश जारी किया गया है। और ये आदेश आपको बता दें कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे की ओर से जारी किया गया है। उनके मुताबिक आपको बता दें उन्होंने इस ट्रांसफर सूची में रायपुर जिले के विभिन्न हल्का नंबरों पर पदस्थ कुल 64 पटवारियों के नाम इसमें शामिल किए गए हैं। टीम में एक बार फिर बड़ा फेरबदल जो है देखने को मिला है। एक साथ 64 पटवारियों का तबादला आदेश जारी किया गया है। ये सभी पटवारी एक ही जगह पर लंबे समय से पदस्थ थे और इस तबादले के संबंध में कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे का आदेश जारी किया है। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रायपुर से अखिलेश तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, जिस तरीके से बात कर ली जाए छत्तीसगढ़ के जो है राजस्व विभाग में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल जो है देखने को मिला है। यहाँ पर 64 पटवारियों का तबादला हुआ है, एक बार पूरी जानकारी। देखिए, रायपुर कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे ने एक बड़ी सर्जरी की है और निश्चित तौर पे ये सर्जरी बेहद आवश्यक है।
क्योंकि लंबे समय से भूमाफियाओं की जो चहेते पटवारी रहे हैं उनका तबादला कर दिया गया है। और जो ऐसे जो पटवारी जो पहले बदनाम शुदा रहे हैं, खास तौर से ऐसे पटवारी जो एसीबी के हत्थे चढ़े हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो के हत्थे चढ़ने के बाद भी स्थायी रूप से पदस्थ होना एक बड़ा ही संदेहास्पद था। कहीं ना कहीं जो भूमाफिया है उनका आतंक था। इसी लिहाज को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सख्त निर्देश जारी किया था, समीक्षा बैठक ली गई थी ताकि पटवारी और तहसीलदार चिन्हांकित किए गए थे। और यही इसी का नतीजा है जो कल जो बड़ी सर्जरी हुई है पटवारियों का, वो निश्चित तौर पे किया गया है। इसमें सबसे बड़ी बात निकल करके ये सामने आती है कि जो भेंट मुलाकात का जो दौर चालू है और जो लगातार मैराथन 3 बार प्रशासनिक अधिकारियों का जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं वो लगातार मैराथन बैठक ली थी, तो इसी का परिणाम अब निकल करके सामने आने लगा है। और 2023 की जो चुनावी रणनीति है ये भी महत्वपूर्ण रखती है, क्योंकि लोग अपनी ही जमीन को नहीं बचा पा रहे हैं। ऐसी सरकार के ऊपर लगातार आरोप भी लगता रहा है। इसी का जो नतीजा है, जो परिणाम है, जो लगातार प्रशासनिक दबाव बनते जा रहा है, इसी को लेकर के कल बड़ी सर्जरी की गई है। और ताकि जो भूमाफियाओं के जो चहेते पटवारी हैं उनका ठिकाना लगाया जा सके। इसी कड़ी में एक बात निकल करके सामने आ रही है कि जो पटवारी, ऐसे पटवारी जो काफी समय से राजधानी रायपुर में रहे हैं, उनका जिला स्तर से बाहर का भी तबादला कर दिया गया है। तो निश्चित तौर पे एक बड़ी सर्जरी भी मानी जा रही है। इसके साथ साथ अब चिन्हांकित तहसीलदारों के ऊपर भी किया जा रहा है जो पहले रायपुर राजधानी में रहे हैं। इसके साथ साथ जो भूमाफियाओं के संरक्षण में काम करते रहे हैं, ऐसे तहसीलदारों को लेकर के भी चिन्हांकित किया गया है और बाकायदा उनके ऊपर कार्रवाई करने की जो तैयारी है वो भी किया जा रहा है। कई ऐसे जो चाहे नया रायपुर की बात की जाए, वहां के जमीन दलालों या भूमाफियाओं की बात की जाए, जो कृषक भूमि है उनके जमीन पर बेवजह ही कब्जा कर लिया गया था। और जो किसान है वो लगातार तहसील ऑफिस के, कोर्ट के चक्कर लगातार काटते रहे। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जो भेंट मुलाकात था उसमें अपनी शिकायत दर्ज कराई थी, उसके बाद ये सर्जरी प्रारंभ की गई। तो निश्चित तौर पे बड़ी सर्जरी मानी जा रही है। और अब देखना ये होगा कि आखिर जो चहेते भूमाफिया है, आखिर उन पर कब तक कार्रवाई की जाती है, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल रहेगा निशा। अखिलेश, वहीं बात कर ली जाए जिस तरीके से 64 पटवारियों का तबादला किया गया है, तो इसमें किस किस के नाम शामिल है, मुख्य तौर पर किस किस के नाम शामिल हैं और इसी के साथ कहां कहां पर इनका तबादला किया गया है? देखिए, अगर 64 पटवारियों की बात की जाए तो इसमें सबसे बड़ी बात निकल करके सामने आती है जो मिथिलेश पांडे है, जो एसीबी के हत्थे चढ़े हुए थे और इनके ऊपर बड़ी कार्रवाई की गई थी। लेकिन महज 6 माह के अंदर में ही उसी स्थान में उसको तत्कालिक पदस्थापना दे दिया जाता है। इसके अलावा बात की जाए मिथिलेश पांडे हो गया, इसके राकेश दुबे हो गया, या फिर बात की जाए सतीश ठाकुर की बात की जाए, या फिर बात की जाए अनमोल सिंह राठौर की बात की जाए, ऐसे जो तमाम जो बड़े पटवारी रहे हैं जिनका नाम चलते आ रहा है और जो रायपुर खास में रहे हैं, रायपुर शहर में जितने भी, चाहे 1000 स्क्वायर फीट की गोलमाल की बात की जाए, चाहे 10 एकड़ की जो लगातार जो भूमाफियाओं के साथ में संगठित होकर के जो इसमें भ्रष्टाचार कर रहे थे और किसानों की जो भूमि को अधिग्रहण किया जा रहा था, ऐसे चिन्हांकित लोगों को बाकायदा ग्रामीण क्षेत्र भेज दिया गया है। और जो ग्रामीण क्षेत्र के जो पटवारी रहे हैं उनको राजधानी रायपुर लाया गया है ताकि यहाँ की जो स्थापना है और खासतौर से कृषकों की जो मदद करने की जो अपेक्षा की जा रही थी वो अब अपेक्षा पूर्ण की जाएगी। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि जो डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे हैं, जो कलेक्टर हैं, वो काफी सख्त नजर आ रहे हैं। और अब किस तरीके से इसमें रणनीति बनाई जाएगी और रणनीति बना करके काम की जाएगी, और जो पुराने कृषकों की जो भूमाफियाओं के द्वारा कब्जा किया गया था उनका निराकरण कब तक किया जाता है, या फिर कलेक्टर स्वयं जाकर के तहसील ऑफिस में बैठ करके कार्रवाई करेंगे, या फिर अपने एसडीएम को लेकर के वहां की त्वरित कार्रवाई के निर्देश देंगे, अब ये तो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन लगातार भूमाफियाओं को जिस तरीके से आतंक बनते जा रहा था और बन रहा था, उसके ऊपर लगाम अभी लगाई जा चुकी है। अब भूमाफियाओं के ऊपर शिकंजा भी कसना प्रारंभ कर दी जाएगी निशा। अखिलेश, वहीं अगर बात डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे की जाए तो उन्होंने जिस तरीके से तबादलों का आदेश जो है जारी किया है, इसके बाद उनका क्या कुछ कहना है, इस तबादले को लेकर क्या कुछ कहना है उनका? देखिए, कल शाम को
जैसी तबादला सूची जारी की गई उसके बाद से ही मीडिया लगातार उनके पास पहुंची हुई थी और बात करने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं जो दबाव की रूपरेखा अब भी कलेक्टर के ऊपर दिखाई पड़ रही है, क्योंकि ऐसे जो भूमाफियाओं के चहेते पटवारी हैं जिसको ग्रामीण क्षेत्र में भेज दिया गया है, जिनके कई काम अटकले हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए या फिर कई ऐसे भी मुद्दे हैं जिसकी वजह से मीडिया से बात नहीं हो पाई है कलेक्टर की, लेकिन एक अंदेशा लगाया जा रहा है जो सियासत को लेकर के भी काफी गर्म करती नजर आ रही है। भाजपा ने आरोप लगाया है कांग्रेस के ऊपर कि जो अपनी जो पाप की कमाई है उसको धोने के लिए 2023 में मुख्यमंत्री ने इस तरीके से तबादले की जो सूची जारी की है, इससे साफ स्पष्ट नजर आ रही है, भाजपा ने आरोप लगाई है। लेकिन कांग्रेस का वही कहना है कि हम सर्जरी लगातार करते आ रहे हैं और सर्जरी इस तरीके से करते जा रहे हैं कि किसानों को किसी भी तरीके से परेशानी ना हो। इसी को मद्देनजर रखते हुए तबादला सूची जारी की गई। ये बयान और सियासत की जो दौर है वो लगातार प्रारंभ कर दी गई है। इसके अलावा जो बीजेपी ने अपने तथ्य रखते नजर आ रहे हैं, उसमें एक बात तो नजर आ रही है कि जो पटवारी है, एक आरोप भाजपा ने यह भी लगा दिया है कि जो पटवारियों का तबादला है उसमें खूब सारे पैसे भी लिए गए हैं, जो स्थापना नहीं हो पाई है उसको बकायदा स्थानीय तौर पे वहीं रख दिया गया है। ऐसे कई तमाम तरह के आरोप भी लग रहे हैं। अब आरोप कितना 2023 में क्या यह साबित हो पाता है, या चुनावी रणनीति या चुनावी जुमला या फिर चुनावी प्रक्रिया के तहत अपने आप को सामने सड़क पर खड़ा रखने की जो बात भाजपा करती है, क्या इसी तर्ज पे रखने की बात कही जा रही है, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन एक बात तो स्पष्ट नजर आ रही है कि जो भेंट मुलाकात का जो दौर चालू है उससे प्रशासनिक दबाव बढ़ते जा रहा है और प्रशासनिक दबाव के कारण ये सर्जरी चालू है, और जो ये सर्जरी हो रही है इससे आम जन को काफी ज्यादा संतुष्टि मिल रही है। इसी का नतीजा है कि लगातार जो भेंट मुलाकात का जो दौर और आगे बढ़ते जा रहा है। इसके साथ साथ जो राज्य के अन्य जिलों के जो पटवारी हैं उनके भी तबादला सूची जारी करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ निर्देश जारी किया है। अगर किसानों और कृषकों की किसी भी तरीके से परेशानी होगी तो निश्चित तौर पे एक बड़ी कार्रवाई करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सीधा निर्देश कर दिए गए हैं। ऐसे में अगर तबादला नहीं होता है या भ्रष्ट पटवारियों को उचित स्थान पे नहीं भेजा जाता है तो कलेक्टर के ऊपर भी कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं। निशा, चलिए अखिलेश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। राज्य में खत्म की गई ट्रक यूनियनों की तरफ से उद्योगों के लिए खड़ी की जा रही दिक्कतों का गंभीर नोटिस लेते हुए राज्य सरकार की तरफ से नियमों का उल्लंघन करने वाले यूनियनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। उद्योगों को पेश समस्या को लेकर मुख्यमंत्री के निर्देशों पर मुख्य सचिव विजय कुमार जनेजा की तरफ से आज डीजीपी गौरव यादव की उपस्थिति में परिवहन उद्योग और पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ मीटिंग की और बैठक में इस बात का गंभीर नोटिस लिया गया कि 13 दिसंबर 2017 से ट्रक यूनियनों को भंग करने के बावजूद भी उनकी तरफ से उत्पन्न की जा रही अनधिकृत कार्यवाहियों से उद्योग को भारी दिक्कतें आ रही हैं। मुख्य सचिव ने परिवहन और पुलिस विभाग को 2017 में भंग करने के हुक्मों की सख्ती से पालना यकीनी बनाने के लिए कहा गया था। उन्होंने परिवहन विभाग को कहा कि यदि कोई सरकार के नियमों की पालन नहीं करता तो तुरंत परमिट रद्द कर दिया जाए, और इसी तरह उन्होंने पुलिस विभाग को निर्देश दिए और फील्ड में सख्ती से चेकिंग की जाए। यदि कोई ट्रक ऑपरेटर किसी को परेशान करता है तो पुलिस तुरंत केस दर्ज करे, और आगे उन्होंने कहा कि किसी भी ट्रक यूनियन को काम करने की इजाजत नहीं है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से अमित कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमें जिस तरीके से बात ट्रक यूनियनों की कर ली जाए तो ट्रक यूनियनों के खिलाफ अब राज्य सरकार जो है सख्त नजर आ रही है और एक मीटिंग भी कल ली गई है। इस मीटिंग में क्या कुछ अहम रहा, क्या फोकस बिंदु रहा, एक बार पूरी जानकारी। देखिए, सीधे तौर पर बात करें तो पंजाब सरकार पंजाब में हम कह सकते हैं कि दोबारा से उद्योग लाने की कोशिश कर रही है। अच्छे उद्योग आए, बाहर से उद्योग आए, पर इन उद्योगों को लाने में एक अहम पहलू हम कहीं ना कहीं मानते हैं कि ट्रक
का होता है या ट्रांसपोर्टर्स का होता है। पर पंजाब में एक समस्या चल रही है, सीधे तौर पर हम कहेंगे ट्रक यूनियंस की। कई पुरानी ट्रक यूनियंस ऐसी हैं जो अभी भी समस्याएं दे रही हैं। अलग अलग हम कह सकते हैं कि उद्योग, कोई बड़ी बड़ी कंपनी आती हैं तो जो अपने खुद के ट्रक्स आती है, जिसका काफी ज्यादा विरोध लोकल ट्रक यूनियन की, जहाँ पे भी कंपनीज आती हैं वो अपना ट्रक प्रेफर करती है, पर ट्रक यूनियंस वहां पर अब उनके अपने कॉन्ट्रैक्टर्स की जगह अपने खुद के ट्रक लगाने की बात करते हैं। उससे एलिगेशन है कि हमारी ट्रक यूनियन यहाँ पे सिर्फ हमारे ट्रक चलते हैं, और ये एक समस्या बहुत पुराने समय से चलती आ रही है। अगर हम कहें कि 2017 में भी इन्हें बैन कर दिया गया था और पंजाब में सभी तरह की ट्रक यूनियंस को बैन कर दिया गया था या फिर उनके डिसॉल्व कर दिया गया था, उसके बावजूद भी अभी तक पंजाब में ट्रक यूनियन खत्म नहीं हुई, अभी भी चल रही है। अभी भी अगर कोई व्यक्ति कहीं और से कोई गाड़ी लेकर किसी का, चाहे वो अपना घर का सामान हो चाहे कुछ भी हो, कोई कमर्शियल सामान में लेके जा रहा हो, और अगर वो कहीं और का ट्रक यूज करता है, ट्रक यूनियन की बात ना मान के उनका ट्रक ना यूज करके, तो कहीं ना कहीं उन्हें एक बहुत ज्यादा विरोध देखना पड़ता है और उनके समाज को भी कई बार नुकसान होता है। और इस चलते हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं लोग अटकते हैं नए कहीं पे भी, अगर हम कहें कि कारोबार सेट करने के लिए। और ऐसे में पंजाब सरकार यहाँ पर सकता है, पंजाब सरकार ये चीज समझती है कि पंजाब में अगर अच्छी इकोनॉमिकल चलानी है, अगर नए उद्योग लाने हैं, तो हमें एक अच्छी सर्विस चाहिए, और एक अच्छी सर्विस तभी आ सकेगी जब किफायती रेट पे ट्रक्स और ट्रांसपोर्टर्स उनको प्रोवाइड किए जा सकेंगे। और अगर यूनियन इस तरीके का, अगर हम बाधा बनती रही, तो वो चीज पॉसिबल नहीं होगी। तो इस चीज को लेके खुद मान सरकार सख्त नजर आई है, और सीधे तौर पर उन्होंने पुलिस को ऑर्डर दिया है कि जो भी इलीगल ट्रक यूनियन चल रही है, अगर वो आम जनता को किसी तरीके से परेशान करती है, किसी तरह कॉर्पोरेट को किसी तरह से परेशान करती है, तो उनको या तो उनका जो तो लाइसेंस सस्पेंड होगा और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करने की भी एक समझ सकते हैं कि ऑर्डर दे दिए गए। तो यहाँ पर हमने आज ट्रक यूनियन देखिए, अगर ट्रक यूनियन अच्छी तरह काम कर रही है, ट्रकों के ड्राइवर्स की हितों के लिए काम कर रही हैं और सिर्फ उनको बचाने के लिए काम कर रही हैं, तो उनसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। पर अगर वो किसी तरह की बाधा डाल रही है, तब उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की मांग रखी गई है। ठीक, अमित, इस पूरे मामले पर परिवहन विभाग का क्या कुछ कहना है? देखिए, परिवहन विभाग ने इस मीटिंग में उन्होंने चीज मानी है कि पंजाब में ट्रक यूनियन एक समस्या बन रही है, कि अलग अलग जगहों पर, कई जगहों पे ट्रक यूनियन है, कई जगहों पे ट्रक यूनियन रिजॉल्व हो चुकी है, पर जहाँ पर अभी भी ट्रक यूनियन है वहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक तरह की मोनोपोली चल रही है, कि जो उस ट्रक यूनियन का सदस्य है सिर्फ उसी के व्हीकल्स लगेंगे, उसके अलावा कोई और व्हीकल इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, और वो अपने मनमांगे रेट लेते हैं, जिसके चलते हम कह सकते हैं कि काफी ज्यादा दिक्कत समस्या लोगों को आ रही है। इस चीज के लिए हम कह सकते हैं कि अब डिमांड की जा रही है कि इन सबको डिसॉल्व किया जाए, वही चीज हो रही है। जी अमित, वही बात आम जनता की अगर कर ली जाए तो मुख्य रूप से किन किन प्रमुख समस्याओं का सामना इस वक्त आम जनता को इन ट्रक यूनियनों की वजह से करना पड़ रहा है? बड़े हुए कॉस्ट सीधे तौर पे हम बता सकते हैं कि मन मांगे रेट लिए जाते हैं, मन मांगे टाइम लिया जाता है, और इसके अलावा अगर कोई दूसरा व्हीकल यूज करने की कोशिश करे तो उसको करने नहीं दिया जाता। तो सबसे ज्यादा तो हम खमियाजा यही बोलते हैं कि लोगों की जेब पे पड़ रहा है, क्योंकि मन मांगे रेट मांगे जा रहे हैं, और वो चीज कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ज्यादा करती हुई नजर आ रही है। अमित, वही जिस तरीके से 2017 में ये ट्रक यूनियनों पर बैन लगा दिया था, लेकिन फिर क्या कारण रहा कि दोबारा से ये चीजें फिर से उभर कर आ गईं? देखिए, बैन तो लगा दिया गया था, सीधे तौर पे कह सकते हैं, पर उसका असर नहीं हो पाया। अगर हम कहें कि कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन में हम कह सकते हैं कि वो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाए जो एक्सपेक्ट किया गया था। ठीक, चलिए अमित, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने बुधवार को बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है। तेजस्वी यादव से मिलने राबड़ी आवास पर पहुंचे और इस दौरान तेजस्वी यादव ने आदित्य ठाकरे, प्रियंका चतुर्वेदी समेत सभी नेताओं का स्वागत किया। स्वागत के दौरान तेजस्वी यादव ने मिथिला पेंटिंग की चादर और लालू यादव पर लिखी 2 किताबें आदित्य ठाकरे को भेंट की हैं, और तो वहीं आदित्य ठाकरे ने तेजस्वी यादव को एक मराठी शॉल और शिवाजी महाराज की मूर्ति उपहार में दी है। राबड़ी आवास में मुलाकात और बैठक के दौरान शिवसेना की महिला नेता प्रियंका चतुर्वेदी और अनिल देसाई भी मौजूद रहे। इसके बाद आदित्य ठाकरे और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने एक अणे मार्ग गए और मुख्यमंत्री से मुलाकात को आदित्य ने शिष्टाचार भेंट कहा है, जबकि तेजस्वी से मिलने के बाद उन्होंने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी पर हमें साथ मिलकर लड़ाई लड़नी है और एक सोच के युवाओं को मिलाना और भाजपा के खिलाफ एकजुट होना
वक्त की मांग है। इस मुलाकात के बाद राजद ने कहा कि दोनों युवा नेताओं की भेंट भाजपा सरकार के लिए खतरे की घंटी है और शाम 4:45 बजे मुख्यमंत्री आवास से निकल आदित्य पटना एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए हैं। महागठबंधन सरकार के दोनों प्रमुख नेताओं से आदित्य ठाकरे की मुलाकात के बाद उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि अभी लोकतंत्र को बचाने की चुनौती हमारे सामने है और इसे बचाने के लिए हमने जो भी बन पड़ेगा जरूर करेंगे। तो आपको बता दें कि आदित्य ठाकरे ने तेजस्वी यादव और सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की है और ये मुलाकात कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बन सकती है, क्योंकि आदित्य ठाकरे ने इस दौरान कहा है कि हम एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे और भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। कहीं ना कहीं ये दोनों पार्टियां अब एकजुट होती हुई नजर आ रही हैं। तो इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ मुंबई से हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से बात कर ली जाए तो आदित्य ठाकरे ने बुधवार को तेजस्वी यादव और सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की है। इस मुलाकात में क्या कुछ अहम रहा, एक बार पूरी जानकारी। बिल्कुल निशा जी, देखिए एक बार फिर से आदित्य ठाकरे और बेरोजगारी के खिलाफ बिहार के डिप्टी सीएम से मुलाकात की। इस दौरान मुलाकात के बाद ही यह साफ हो गया कि यह मुलाकात मात्र औपचारिक नहीं थी, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जिस तरह से लगातार पूरे देश में मुहिम चलाई जा रही है, खासकर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जिस तरह से लगातार आक्रामक दिखते हैं, उसी तरह से आदित्य ठाकरे भी बिहार जाकर यह बात तय कर दी कि एक बार फिर से महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ युवाओं को खड़ा होना होगा। और ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर राबड़ी हाउस में जाकर उनके बेटे से मुलाकात किया और इस मुलाकात का मतलब निकाला गया कि लगातार जो है विपक्ष के खिलाफ अब पूरी तैयारी कर रही है। जी सत्यप्रकाश, जिस तरीके से मुलाकात आदित्य ठाकरे ने तेजस्वी यादव और सीएम नीतीश कुमार से की है, तो ये मुलाकात बीजेपी के लिए कितनी बड़ी खतरे की घंटी बन सकता है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से तेजस्वी यादव ने ये कहा है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम सबको एकजुट होना चाहिए, एकजुट होकर हम लड़ेंगे, क्योंकि यह समय की मांग है। समय की मांग इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जब भी चुनाव जीता है तब एक मुद्दा रखा है कि महंगाई और बेरोजगारी, लेकिन दोनों मुद्दों पर भारतीय जनता फेल रही है। अब ऐसे में एक बार फिर से युवाओं को यह मौका है, खासकर बिहार के नेता तेजस्वी यादव भी युवा है और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के पद पर रह चुके आदित्य ठाकरे वह भी एक युवा नेता है। तो ऐसे में चाहते हैं कि युवाओं का एक साथ आना और फिर विपक्ष के लिए एक मुसीबत खड़ा करना कहीं कहीं यह समय की मांग है। और यही हुआ क्योंकि बिहार में जाकर आदित्य ठाकरे ने जिस तरह से वहाँ मुलाकात की, मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि यह मात्र मुलाकात औपचारिक नहीं है, बल्कि राजनीति में जिस तरह से लगातार उथल पुथल हो रही है और लगातार जिसे बदलाव की जरूरत है, इस बदलाव के लिए हमें एकजुट होना बेहद जरूरी है। सत्यप्रकाश, वहीं बात कर लें जिस तरीके से ये जो मुलाकात आदित्य ठाकरे और सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में जो मुलाकात हुई है, कई मायनों में ये जो मुलाकात है अहम मानी जा रही है। तो ऐसे में आदित्य ठाकरे का इस मुलाकात के बाद क्या कुछ कहना है? देखिए, आदित्य ठाकरे की मुलाकात की राजनीति के तौर पे हुई है और उन्होंने कहा भी है, हालांकि इस पूरे मामले में तेजस्वी यादव ने भी साफ किया कि यह समय की मांग है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कहा था बेरोजगारी और महंगाई दूर करेंगी, लेकिन अब तक कुछ हुआ नहीं। अब ऐसे में एकजुट नहीं होंगे तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर नहीं निकाल सकते। तो जाहिर तौर पर यह मुहिम चलाई जा रही है पूरे देश में। जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा में आदित्य ठाकरे ने राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर चले, इसके बाद बिहार दौरा किया, माना जा रहा है वह गोवा भी जा सकते हैं। तो इस तरह की स्थिति जो बन रही है भारतीय जनता पार्टी को कहीं कहीं सत्ता से दूर रखने के लिए बनाई जा रही है। खासकर जिस तरह से आदित्य ठाकरे ने कहा कि यह औपचारिक मीटिंग नहीं है, बल्कि यह सत्ता के लिए और सत्ता में जिस तरह से लगातार परिवर्तन हो रहा है उसको कायम रखने के लिए किया जा रहा है।
सत्यप्रकाश, वहीं अगर बात कर ली जाए, ये मुलाकात जो हुई है इस पर बीजेपी का कोई रिएक्शन सामने आया? क्योंकि बीजेपी के लिए खतरे की घंटी जो है बोलते हुए विपक्ष नजर आ रहा है कि बीजेपी के लिए मुलाकात कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है, तो ऐसे में बीजेपी की तरफ से कोई रिएक्शन सामने आया हो? बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रकोष्ठ के नेता ने कहा है कि आदित्य ठाकरे और नीतीश कुमार की मुलाकात से या शायद भूल रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव हमेशा से शिवसेना विरोधी रहे हैं। उत्तर भारतीयों के खिलाफ शिवसेना का जो आक्रामक रवैया रहा उसके खिलाफ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर यह मुलाकात सही मानते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ वाली बात है। लेकिन यह बात जरूर है कि एक साथ युवाओं को एक मंच पे आना कहीं न कहीं ये जरूर दर्शाता है कि युवा कहीं न कहीं अब जागरूक हो रहे हैं। तो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को भी ये डर सताने लगा है कि युवा एक मंच पर आकर एक साथ होकर एक मत जो है हो रहा है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में नुकसान भी हो सकता है। चलिए सत्यप्रकाश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। सशक्त उत्तराखंड चिंतन शिविर के समापन सत्र में स्वास्थ्य विषय पर स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार द्वारा प्रस्तुतिकरण दिया गया। उन्होंने बताया कि राज्य में चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ की कमी बनी हुई है, जिसे दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों को और अधिक वेतन दिए जाने पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा पीपीपी मॉडल को अपनाया गया है ताकि मानव संसाधन को बढ़ाया जा सके। वहीं मानव संसाधन प्रबंधन के लिहाज से बताया गया कि अभी विभाग के पास कोई ट्रांसफर पॉलिसी नहीं है, जिसकी वजह से समस्या आ रही है। अगर इस क्षेत्र में पीपीपी मॉडल से भर्ती करते हैं तो इस समस्या को काफ़ी हद तक दूर किया जा सकता है। स्वास्थ्य सचिव द्वारा बताया गया कि विभाग द्वारा विशेष रूप से डेडिकेटेड हाई एल्टीट्यूड सिस्टम बनाया जा रहा है और ये ऐसी टीम होगी जिसे यात्रा के दौरान मृत्यु दर को कम करने में मदद मिलेगी। वहीं चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में निजी सेक्टर को आकर्षित करने की जरूरत है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ अमित चौधरी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से बात कर ली जाए, उत्तराखंड चिंतन शिविर का जो है समापन हो चुका है, इस दौरान इसमें क्या कुछ अहम रहा और किन किन विषयों पर इसमें चर्चा की गई, एक बार पूरी जानकारी। देखिए, बिल्कुल चिंतन शिविर भाजपा की तरफ से लगाया गया था, जिससे चिंतन शिविर में लगातार जो उत्तराखंड में जो लगातार विकास कार्य होने हैं और किस तरीके से उत्तराखंड को आगे ले जाया जाए और अन्य प्रदेश के माध्यम से 2025 से कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री का यहाँ पर लक्ष्य है उसको कैसे पूरा किया जाए, चिंतन शिविर में उन सभी बातों का उल्लेख था। और चिंतन शिविर में राज्य के विकास को लेकर तमाम चीजों पर चर्चा की गई और जो अभी मौजूदा वक्त में जो यहाँ पर कमी है, जो यहाँ पर लगातार काम होने हैं, उसको लेकर चर्चा की गई, जिसमें चिकित्सकों की कमी को लगातार जब से उत्तराखंड बनाया तब से उत्तराखंड में चिकित्सकों की कमी है। इसको लेकर के लगातार जो विपक्ष पार्टी होती है वो लगातार हमलावर होती है और इसी को लेकर के चिकित्सकों की कमी उत्तराखंड में ना हो, क्योंकि दूर दराज के इलाके ऐसे हैं जहाँ तक डॉक्टर नहीं पहुंच पाते हैं, वहाँ के लोगों को काफी दिक्कतें होती हैं। उसको लेकर के बैठक यहाँ पर चिंतन शिविर में मंथन किया गया और उसमें पूरी तरीके से यहाँ पर जो स्वास्थ्य सचिव हैं डॉक्टर आर राजेश कुमार, उनके द्वारा प्रस्तुतिकरण में दिया गया। उसमें चिंतन शिविर में बताया गया कि यहाँ पर नर्सिंग स्टाफ है उसकी कमी है, उसको दूर करने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। चिकित्सकों की कमी उसको लगातार दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं और इसके अलावा इस प्रयास को जो है पीपी मोड में यहाँ पर देने की बात लगातार की जा रही है। उसको लेकर के यहाँ पर लगातार बातें की गई थी और जो यहाँ पर तो प्रस्तुतिकरण में लगातार ये बात सामने है कि मानव संसाधन से के लिहाज से यहाँ पर विभाग में कोई अभी हालांकि ट्रांसफर पॉलिसी नहीं है, लेकिन उसको अगर आप पीपीपी मोड में अगर देते हैं तो उससे कहीं ना कहीं सरकार पे दबाव भी कम पड़ेगा और जो इसमें जो प्राइवेटाइजेशन अगर होता है तो किस तरीके से इसमें आगे की जाएगी, ये कहीं ना कहीं सभी चिंतन शिविर में यहाँ पर बातें उल्लेख की गई और पूरी तरीके से उत्तराखंड में चिकित्सकों की कमी को पूरा किया जा सके उसको लेकर के लगातार जिस तरह सरकार प्रयास कर रही है और नई नई योजनाएं इसमें कहीं ना कहीं ला रही है। पीपीपी मोड में देने का यहाँ यही उद्देश्य है कि
सरकार पे कम दबाव बने और जो यहाँ पर जो कमी वो पूरी की जा सके और उसको लेकर के यहाँ पर चिकित्सक है वो कहीं ना कहीं पहाड़ के उन दूर दराज स्थान पर पहुंच सके जहाँ पर लोगों को दिक्कतें हैं और स्वास्थ्य सेवाएं कहीं ना कहीं उत्तराखंड की बेहतर हो पाए। जी अमित, जिस तरीके से बात कर ली जाए, उत्तराखंड में एक बहुत समय से एक चीज़ देखी जा रही है कि डॉक्टरों की कमी यहाँ पर काफ़ी रहती है, जिसकी वजह से लोगों को सही जो है इलाज नहीं उपलब्ध हो पाता। तो ऐसे में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं? ये मुद्दा हमेशा उठता रहा है उत्तराखंड के अंदर कि यहाँ चिकित्सकों की कमी है, डॉक्टरों की कमी है और स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर नहीं है। कई ऐसे मामले हमारे सामने आते हैं जिससे कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े होते हैं चिकित्सा व्यवस्था पर। उसको लेकर के लगातार सरकार, उत्तराखंड की धार्मिक सरकार लगातार प्रयास करती नजर आ रही है और इस चिंतन शिविर में यही उल्लेख किया गया था कि किस प्रकार से यहाँ पर जो विशेष चिकित्सक है उनको कैसे यहाँ पर अगर ज्यादा वेतन दिया जा सके और उसको लेकर के यहाँ पर काम किया जा सके। और मानव संसाधन के लिहाज से भी यहाँ पर जो कई प्रकार से जो चीजें हैं, पॉलिसी है, ट्रांसफर पॉलिसी है, वो यहाँ पर बदली जा सके। और पीपीपी मोड का मतलब मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट ये पार्टनरशिप इसको कहा जाता है और इसके तहत सार्वजनिक निजी साझेदारी के तौर पे निजी कंपनी के साथ सरकार का अनुबंध किया जाता है। उस अनुबंध में साफ तौर से होता है कि जो काम है वो जल्द से जल्द पूरा किया जा सके और सरकार को अत्यधिक इसमें दबाव न पड़े, क्योंकि उत्तराखंड में सीमित संसाधन है और राज्य सरकार को उन्हीं सीमित संसाधन में काम करना हो। तो उसको लेकर के पीपीपी मोड में देने का यहाँ पर फैसला लिया जाना है। उसको लेकर के अब किस कंपनी पे ये इसका जिम्मेदारी दी जाती है, सरकार किस पे भरोसा जताती है और क्या इसमें आगे पॉलिसी बनती है, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो राज्य में चिकित्सकों की कमी है उस कमी को पूरा करने के लिए लगातार राज्य सरकार काम कर रही है। और ये क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर अब चिंतन शिविर बातें निकल के आई है, किस प्रकार से यहाँ पर जो स्टेप बढ़ते हैं आगे और राज्य सरकार क्या काम करती है, ये देखने वाली बात होगी। अमित, वहीं बात कर ली जाए उत्तराखंड चिंतन शिविर के समापन दिवस पर जो है डॉक्टर आर राजेश ने जो है अपना प्रस्तुतिकरण दिया था, जिसमें उन्होंने चिकित्सकों की कमी को दूर करने का प्रयास करने की बात कही थी और कहा था कि इसमें अब हम कोशिश करेंगे कि जो चिकित्सक हैं उनके वेतन में वृद्धि की जा सके। तो कितनी वृद्धि जो है देखने को मिल सकती है, जिस तरीके से टॉपिक रखा गया, तो कितनी वृद्धि जो है चिकित्सकों के वेतन में देखने को मिल सकती है? देखिए, बिल्कुल बात करें जब उत्तराखंड के अंदर बात की जाती है तो चिकित्सा सेवाओं की कमी है, ये लगातार बात से सामने आती है और जो चिकित्सक है वो उन दूर दराज तक नहीं पहुंच पाते हैं, स्वास्थ्य सेवा बेहतर नहीं हो पाती है कहीं ना कहीं। उसको लेकर भी क्योंकि जो यहाँ पर विशेषज्ञ जो चिकित्सक हैं उन पे यहाँ पर उनको किस प्रकार से पहाड़ के उन स्थानों पर पहुंचाया जाए, अगर वेतन में अगर यहाँ पर दिक्कत है तो वेतन किस प्रकार बढ़ाया जाए, ये कहीं ना कहीं इस शिविर में यहाँ पर निर्णय निकाला गया है। हालांकि इसको लेकर के अभी अन्य बैठकों का दौर अभी जारी होगा, क्योंकि चिकित्सकों की संख्या क्या रहने वाली है, उनकी वेतन में कितनी बढ़ोतरी होनी, इसको लेकर के सरकार यहाँ पर एक साझा यहाँ पर मंत्रिमंडल के साथ बैठ करके यहाँ पर बात कर सकती है। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के यहाँ पर बात की जा सकती है और स्वास्थ्य सचिव इसमें क्या निर्णय निकालते हैं, किन चिकित्सकों को इसमें शामिल किया जाता है, कितने चिकित्सक। बिल्कुल अमित, चलिए अमित, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल मेरे साथ राजधानी लाइव में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनपी न्यूज। नमस्कार।